हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरा चौहान। तो गाइस, यहाँ हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस की। चैप्टर नंबर 19 चल रहा था, जो कि है स्थानीय स्वशासन, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज का लिंक जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे कि न्यूज़पेपर रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए आपको मिल जाएगी, पीडीएफ रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए आपको मिल जाएगी। ठीक है। और गाइस, घटना चक्र की अगर आप लोगों को वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा देखने को। चलिए, अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे। जितना हम कर चुके थे वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए guys, यहाँ पे हम लोगों ने ना हमारा चल रहा था पंचायत नगर पालिका चल रहा था। अभी पंचायत कर चुके थे, नगर पालिका चल रहा था। तो अब हम इससे आगे की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है 74th वे संविधान संशोधन के प्रमुख उपबंध। ठीक है, यानी कि मेजर प्रोविजन ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे। और जिसने जो भी आप लोग नए हैं तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखिए पहले। ठीक है, तो मैंने लाइन से सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट करवाए हैं। ऑलमोस्ट नहीं, सारे चैप्टर ही कंप्लीट करवाए हैं गाइस। ठीक है, अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे आप दृष्टि आईएएस के लिए करें, मतलब दृष्टि आईएएस की क्विक बुक के लिए करें या घटना चक्र की। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइस, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को जो भी ये बुक पढ़ना चाहते हो, जो भी नए हो। इसके लिए आप मेरा चैनल जो है ना सब्सक्राइब कर सकते हैं। घटना चक्र मैंने अच्छे से पढ़ाई है, सब समझा के पढ़ाई है। वैसी मेरी बुक भी चल रही है, ये भी मैं पूरा समझा के पढ़ा रही हूँ। चलिए, अब शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है 74th व संविधान संशोधन, इसके प्रमुख उपबंध यानी कि मेजर प्रोविजंस की बात करेंगे। देखिए, यहाँ लिखा है कि भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किसे नगर पालिका अर्थात शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से है। यानी कि किससे है, नगर पालिका नॉर्मली आप लोग सुनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, संविधान में क्या हुआ कि भाग 9 क में आर्टिकल 243 त से लेकर य छ तक नगर पालिका से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो कौन सा भाग जोड़ा गया ये देखिए, 9 क। ठीक है, और इसने कहा आर्टिकल 243 त यानी कि पी में नगर पालिका से जुड़े कुछ शब्द उनको परिभाषित किया गया है। ठीक है, बात करते हैं। जैसे इसमें लिखा है समिति, मतलब इधर का आर्टिकल 243 ध यानी कि एस के तहत क्या है, गठित की गई कोई समिति, चाहे वे वार्ड समिति हो या अन्य समिति, ये हो गई समिति में। जिला, किसी राज्य के विभिन्न जिलों को ही इस भाग में क्या कहा गया है, जिला कहा गया है। मतलब ये समझिए, इसमें जो शब्द है ना वो लिखी गई है उसके बारे में कि समिति अगर लिखा है इसका मतलब क्या है कि कोई वार्ड समिति हो या समिति हो, समिति है। जिला जो नॉर्मली जिला होता है वही जिला है। महानगर क्षेत्र की बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका 10 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाला अगर कोई क्षेत्र है, ठीक है, या अधिक एक या एक से अधिक जिला जिसमें हो। ठीक है, और जो दो या अधिक नगर पालिका या पंचायत या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बना है, वो हो गया आपका महानगर क्षेत्र। ठीक है, समझ गए आप लोग। यानी कि 10 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या हो, एक या एक से अधिक जिला हो, दो या दो से अधिक नगर पालिका या पंचायतें हैं, ये सारी चीज तो अगर किसी एरिया में, तो महानगर कहलाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, क्या जरूरी है कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर ने इस क्षेत्र को लोक अधिसूचना द्वारा घोषित किया गया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका क्षेत्र की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आने वाले जो प्रादेशिक क्षेत्र जिसे राज्यपाल द्वारा क्या किया गया हो, अधिसूचित किया हो। ठीक है, नगर पालिका की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसी संस्थाएं शामिल है जिसे आर्टिकल 243 क्यू के तहत नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए गठित किया गया है। पंचायत की बात करते हैं तो इसका संबंध किसी भी ऐसी पंचायत के गठन से है जिसका गठन क्या है, आपका 243 बी के तहत किया गया हो। ठीक है, इतना वैसे कोई अलग से पूछने वाला नहीं है गाइस, बट हम लोग को एक आइडिया होना चाहिए कि क्या है इनका मतलब। जनसंख्या, अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में निश्चित की गई जो जनसंख्या है, इसके इसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हो, जनसंख्या हो गया। अब इसने कहा नगर, इसमें कोई अभी जो बहुत खास नहीं था, ये बस समझने के लिए है ये शब्द। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो एक मिनट दोस्तों।
लिखा है नगर पालिकाओं का गठन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुंसी म्युनिसिपल, चलिए इसमें है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुंसिपालिटीज, ठीक है, मुंसिपालिटीज। तो इसमें लिखा है आर्टिकल 243 क्यू में नगर पालिकाओं के 3 स्तर के बारे में बताया गया। कौन से हैं 3 स्तर? समझिए, एक हो गया नगर पंचायत, एक हो गया नगर पालिका परिषद, एक हो गया नगर निगम। ठीक है, तो देखिए नगर पंचायत क्या है? ऐसे संक्रमणशील क्षेत्र में गठित की जाती है जो गांव से शहर में परिवर्तित हो रहा है। मतलब नगर पंचायतें कहाँ मिलेंगे आपको? पहले कोई गांव होगा, अब उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा होगा, ठीक है, या कोई शहर उससे जुड़ता जा रहा होगा और वो गांव जो है शहर में परिवर्तित होता जा रहा हो, ठीक है, वहां पे क्या होगा? इसका गठन होगा नगर पंचायत। नगर पालिका परिषद का छोटे शहरों, लघु नगरीय क्षेत्र, यहाँ पे आपको नगर पालिका परिषद मिल जाएगी। नगर निगम की बात करें तो कई छोटे नगरीय क्षेत्र हैं, महानगरों में नगर निगम मिल जाएगा। मतलब ये समझिए गांव से शहर में जो कन्वर्ट हो रहा है, जो गांव शहर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है वहां नगर पंचायत मिलेगी। नगर पालिका छोटे शहर, छोटे नगरीय क्षेत्र में मिल जाएगी आपको। नगर निगम की बात करें तो कई से बड़े नगरीय क्षेत्रों में मिल जाएगी, महानगरों में मिल जाएगी। नगर पालिकाओं की संरचना की बात करते हैं तो देखिए, संविधान का एक आर्टिकल है जो है आपका 243 आर। इसके तहत आपको नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में जानकारी मिलेगी। मतलब इसमें क्या है कि प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाएगा, ठीक है, और ये क्षेत्र क्या है? किस नाम से जाना जाएगा? वार्ड नाम से जाना जाएगा। जैसे अगर एक नगर पालिका क्षेत्र में 5 स्थान भरे हैं तो नगर पालिका क्षेत्र को 5 वार्ड में बांटा गया। एक नगर पालिका क्षेत्र है तो इसको हम क्या करेंगे? 5 वार्ड में बांट देंगे, ठीक है। नगर पालिका के सभी स्थानों पर क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, मतलब डायरेक्ट, जिसमें जनता जो है जाके वोट करेगी, ठीक है। फिर इसने कहा कि राज्य विधानसभा को शक्ति दी गई है कि वे चाहे तो निम्न व्यक्तियों को नगर पालिका की बैठक में क्या कर सकता है? सम्मिलित कर सकता है। कौन व्यक्ति जो है नगर पालिका की बैठक में सम्मिलित मतलब आ सकते हैं? ऐसे व्यक्ति जिसके पास नगर पालिका के प्रशासन का क्या है? विशेष अनुभव हो, ज्ञान हो वो, लेकिन उन्हें क्या है? मतदान का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, लोकसभा, राज्यसभा की विधानसभा के सदस्यों को, सॉरी, एक तो लोकसभा यानी कि लोकसभा का सदस्य यानी कि हो गया आपका एमपी, ठीक है, और विधान राज्य की विधानसभा का सदस्य यानी कि एमएलए, ठीक है। इसको उन नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जो पूर्णतः या अंशतः उसके निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा हो, ठीक है। वही मेंबर जो उस निर्वाचन क्षेत्र के हिस्सा हो, ठीक है। राज्यसभा, राज्य की विधान परिषद, ठीक है, यानी कि राज्यसभा, राज्य की विधान परिषद, यहाँ लोकसभा और किसकी विधानसभा की बात हुई थी, तो यहाँ पे है राज्यसभा और राज्य की विधान परिषद के सदस्य को उन नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, ठीक है। समझ गए आप लोग? ये लोग जो है ना नगर पालिका की बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं। अच्छा, नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से होगा या अप्रत्यक्ष पद्धति से होगा, ये कौन बताएगा? ये वहां की जिस भी राज्य में हो रहा है उसकी विधानसभा के पास शक्ति है कि वो तय करती है कि हम डायरेक्ट वोट करवाएंगे या इनडायरेक्ट अध्यक्ष के लिए, राइट। अब देखिए नगर पालिकाओं की अवधि की बात करिए तो नॉर्मली प्रत्येक नगर पालिका की अपनी क्या है? जब प्रथम बैठक स्टार्ट होती है उससे अगले 5 साल तक, किंतु इससे पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। नगर पालिका की अपनी प्रथम बैठक के समय क्या है? राज्य द्वारा प्रवर्तित किसी विधि में ऐसा उल्लिखित हो, ठीक है, तो मतलब हो सकता है, भंग हो सकती है उससे पहले भी, 5 साल से पहले भी। नगर पालिकाओं हेतु ऐसी स्थिति में क्या है? 6 महीने से पहले चुनाव करवाना पड़ेगा। मतलब जब भंग हो रही है, अब 6 महीने के अंदर ही अंदर आपको अगले नगर पालिका के लिए चुनाव करवाना पड़ेगा। यदि 6 महीने से अधिक का कार्यकाल बचा है तो शेष कार्यकाल के लिए नगर पालिका गठित की जाएगी। मतलब सपोज 5 साल की नगर पालिका है, 2 साल हो चुके हैं हमें, लेकिन अभी जो है ना 3 साल बचे हैं, यानी 6 महीने से ज्यादा टाइम बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस? जो नगर पालिका गठित होगी वो अगले 3 साल के लिए होगी बस, ठीक है। और इसने कहा अगर 6 महीने से कम का टाइम, मतलब अगर 5 साल की नगर पालिका है, इसने 4 साल 4 साल और 7 महीने बिता लिए हैं, ठीक है। अब बचे कितने हैं? 5 माह, यानी कि 6 महीने से कम का टाइम बचा है। तो अब हम ना अगले 5 महीने के लिए, जैसे यहाँ पे अगले 3 साल के लिए थी नगर पालिका जो नई बनाई है,
लेकिन यहाँ अगले 5 महीने के लिए नहीं होगी। अब ये नई नगर पालिका बनेगी जो अगले 5 साल के लिए ही चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस नेक्स्ट सदस्यता के लिए निर्भरताएं यानी क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स से अब इसमें लिखा है आर्टिकल 243 के अनुसार क्या है, नगर पालिका के चुने हुए सदस्य निम्न स्थितियों में निर्भर घोषित किए जा सकते हैं। यानी कि इसमें लिखा संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु प्रचलित किसी विधि के अंतर्गत। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये बता रहा है। तो इसने कहा विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु प्रचलित किसी विधि यानी कि कानून के अंतर्गत। फिर इसने लगा किसी विधान द्वारा बनाई गई किसी विधि यानी कि कानून के अंतर्गत फिर भी किसी व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु की शर्त पर निर्भर घोषित नहीं किया जा सकता यदि वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके बाद निर्भरता संबंधित सारे विवाद राज्य विधान द्वारा नियुक्त अधिकारियों के समक्ष ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में नगर पालिका की शक्तियां और उसके उत्तरदायित्व की बात करते हैं। तो गाइस इतना तो मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा। जैसे ये शक्तियां उत्तरदायित्व थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे देखो भारतीय संविधान में 243 में नगर पालिकाओं की शक्ति उसके उत्तरदायित्व के बारे में लिखा गया है, एक बात। दूसरा, राज्य विधानमंडल जो है उसको इस संबंध में क्या है पर्याप्त विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है कि वह कुछ सीमा के अधीन नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व का निर्धारण करे और किसी अनुच्छेद में कहा गया है कि इन संस्थाओं को निम्नलिखित उत्तरदायित्व सौंपे जा सकते हैं। मतलब देखिए नगर पालिका को शक्ति क्या देनी है ये किसके हाथ में है, नगर विधान मंडल राज्य विधानमंडल के हाथ में है। ठीक है, कि कौन सी शक्ति दे कौन सी नहीं दे, कितनी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अब इसने कहा इन संस्थाओं को निम्नलिखित उत्तरदायित्व सौंपे जा सकते हैं। जैसे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने के लिए, मतलब ये लोग ये कर सकते हैं, नगर पालिका ये काम कर सकती है। ऐसे कृत्यों का पालन करना, ऐसी स्कीम को जो उन्हें सौंपी जाए जिसके अंतर्गत वह स्कीमें भी हैं जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध यानी कि 18 विषय के संबंध में है कार्यान्वित कर। देखिए 18 विषय हमने कह दिए दे दिए गए हैं इनको। लेकिन गाइस अब ये ना राज्य के जो विधानमंडल है ना, विधानमंडल है उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी शक्ति दे रहे हैं नगर पालिका को या पंचायतों को। ठीक है, कहने को 18 विषय हैं लेकिन सारे के सारे पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये देखा जाएगा। कब नहीं कर रहे हैं, जो राज्य विधानमंडल दे दे उत्तरदायित्व या शक्तियां उस पे काम करेंगे ये। ठीक है, अब देखिए नगर पालिकाओं के वित्त से जुड़े प्रावधान। अब यहाँ लिखा है कि आर्टिकल संविधान में आर्टिकल 243XYZ नगर पालिकाओं की वित्त स्थिति से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। तो देखिए इसमें लिखा है करारोपण यानी कि टैक्सेशन की शक्ति तथा क्या है आपका निधियां। ठीक है, आर्टिकल 243 भ यानी एक्स में राज्य विधानमंडल द्वारा नगर पालिकाओं को कर शुल्क पथकर लगान वसूलने और उसका उपयोग करने की शक्ति दी गई है। अब देखिए यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ये शक्ति दे कौन रहा है। हालांकि इनके पास 18 विषय हैं लेकिन ये विषय उन्हें या ये शक्ति उन्हें तभी मिलेगी जब राज्य विधानमंडल देगा। ठीक है, तो इनने राज्य विधानमंडल ने नगर पालिकाओं को दे रखा है कर टैक्स, मतलब टैक्स हो गया, शुल्क हो गया, पथकर हो गया यानी कि टोल टैक्स हो गया और लगान वसूल करने की इन सब की शक्तियां दे दी है। वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल 243Y के अनुसार क्या है अनुच्छेद 243 के अधीन गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्त स्थिति का भी पुनरावलोकन करेगा। यानी कि जो वित्त आयोग है वो क्या करेगा, नगर पालिका की वित्त स्थिति यानी उनके पास पैसा है नहीं है, कैसे खर्च करें सारी इसका पुनरावलोकन करेगा वित्त आयोग। राज्य और नगर पालिकाओं के मध्य करों के वितरण का कार्य भी कौन करता है, वित्त आयोग करता है। यानी राज्य के पास क्या पैसा होगा, राज्य से नगर पालिका को क्या पैसा जाएगा ये भी वित्त आयोग देखेगा। राज्य की संचित निधि से नगर पालिका को दिए जाने वाला जितना भी अनुदान है यानी कि सहायता होगी पैसों से रिलेटेड, जो राज्य की संचित निधि है उसे नगर पालिका को क्या देना है क्या नहीं देना ये भी वित्त आयोग बताएगा। फिर लेखाओं की क्या है सम परीक्षा की बात करें तो आर्टिकल 243Z में क्या हो गया, राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वह नगर पालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं का सम परीक्षा का प्रावधान करें। ये शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है कि वो नगर पालिकाओं को ऐसा कुछ करने दे। अच्छा, नगर पालिकाओं के लिए चुनाव की बात करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। शक्तियों की बात करें वो भी इंपॉर्टेंट थी, वित्त पैसा कैसे मिल रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कौन हेल्प कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। नगर पालिकाओं के लिए चुनाव इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। एक देखिए निर्वाचन आयोग होता है। अभी जो हमारा
भारत में 2024 का इलेक्शन होने वाला है लोकसभा के लिए, ठीक है। तो उसमें कौन करवा रहा है इलेक्शन? निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग। लेकिन अगर राज्यों की बात करें तो उसके आगे लग जाता है राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो नगर पालिका की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग। वो क्या है, नगर पालिकाओं के चुनाव की क्या दे दी गई है, जिम्मेदारी दे दी गई है आर्टिकल 243 जेड जे, ये याद रखिएगा। और क्या है, जेड जी में क्या है, चुनाव से संबंधित प्रावधान है। और कुछ बातें देख लेते हैं। तो चुनाव की व्यवस्था की बात करेंगे, न्यायालयों का हस्तक्षेप इसकी बात करेंगे, हस्तक्षेप सॉरी। देखिए, चुनाव की व्यवस्था की बात करें, नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण आर्टिकल 243 में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। यानी कि ये सारे काम कौन करवाएगा? राज्य का निर्वाचन आयोग कराएगा। राज्य विधानमंडल को चुनाव के संबंध में विधि बनाने का क्या है? अधिकार है। यानी कि कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा है न्यायालयों का हस्तक्षेप, यानी निर्वाचन संबंधित मामले में न्यायालयों का हस्तक्षेप क्या है? वर्जित किया गया है। ये आर्टिकल बता रहा है कि इस आर्टिकल से कि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा। अब इसमें लिखा है वार्ड समितियों का गठन, ठीक है। सामान्यतः इसने कहा 3 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए वार्ड समितियां गठित की जाती है। यानी कहाँ पे होंगी? जहां की जनसंख्या 3 लाख या उससे ज्यादा होगी, ठीक है। राज्य विधानमंडल वार्ड समितियों के गठन, प्रादेशिक क्षेत्र स्थानों को भरने आदि से संबंधित विधि बनाकर अन्य समितियों के गठन का क्या है? प्रावधान करेगा। ये समझ लीजिएगा, इस पंचायत और नगर पालिका की अगर बात करें तो उसके लिए जो भी काम होगा उसके लिए कानून कौन बनाएगा? राज्य का विधानमंडल अपने हिसाब से कानून बना बना के काम करवाएगा। जिला योजना समिति की बात करें तो इसमें लिखा है आर्टिकल 243 में जिला योजना समिति से संबंधित प्रावधान है और इसके विभिन्न प्रावधानों का संक्षिप्त, ठीक है। जिला योजना समिति की बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल दे दिया है 243 जेड डी, ठीक है। इसमें लिखा है जिला योजना समिति के बारे में, ठीक। प्रत्येक जिले के लिए क्या है? जिला स्तर पर एक क्या होगी? जिला योजना समिति होगी, ठीक है। अब इसका कार्य देखिए क्या है। जिले की पंचायतें नगर पालिकाओं द्वारा जो भी योजना तैयार की गई है उनको समेकित कर संपूर्ण जिले के लिए एक विकास का मॉडल यानी कि प्रारूप तैयार करना। ये काम कौन करेगा? जिला योजना समिति। अच्छा, इस जिला योजना समिति में इसने कहा कम से कम 4/5 जो सदस्य हैं जिला स्तर की पंचायत और नगर पालिका के जो निर्वाचित सदस्य है ना वो होंगे। मतलब इसने कहा अगर 5 मेंबर्स हैं तो उसमें से 4 कहाँ से होंगे? जो जिला स्तर पर पंचायत होगी या नगर पालिका उसके जो निर्वाचित इलेक्टेड सदस्य होंगे, ठीक है। उनका अनुपात जिले में नगर और ग्राम की जनसंख्या के आधार पर होगा। अब इसने कहा राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर जिला योजना समिति के संबंध में कार्य सौंपने, अध्यक्ष चुनने की विधि जिला योजना समिति विकास योजना बनाने के राज्य सरकार को भेजेगी। मतलब ये क्या है? जिला योजना समिति विकास योजना बनाकर किसको भेजेगी? राज्य सरकार को, ठीक है। आगे बढ़ते इसमें नगर पालिकाओं के आरक्षण की बात करते हैं। नगर पालिकाओं में आरक्षण, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है भैया? यहाँ पे 243 टी में ये बात लिखी गई है आरक्षण की, ठीक है। देखते हैं क्या है भैया। तो देखिए नगर पालिकाओं में आरक्षण अनुसूचित जाति क्या होती है? एससी। तो जनसंख्या के अनुपात में इनको आरक्षण दिया गया। जैसे जनसंख्या वैसा आरक्षण, वैसे ही नियम जैसे पंचायत में थे, ठीक है। स्थानों का आवंटन क्या है? चक्रानुक्रम में है, ठीक है। अब देखिए एसटी की बात कर लेते हैं, अनुसूचित जनजाति की। फिर वही बात, जनसंख्या के अनुपात में ही इनको आरक्षण मिलेगा, पंचायतों में जैसे था वैसा। फिर इसमें लिखा है स्थानों का आवंटन क्या है? चक्रानुक्रम में, ठीक है। वही सेम हो गया। एससी एसटी के लिए महिला की भी बात कर लेते हैं। इसमें कहा एससी और एसटी के लिए क्या है? आरक्षित किए गए स्थानों में कम से कम 1/3 जो है ना महिलाओं का स्थान आरक्षित होगा। यानी अगर एससी एसटी को आपने 5 सीट दे दी है, सपोज की 5 नहीं 6 सीट दे दी है, तो उसमें से 1/3 यानी कि 6 का 1/3 यानी कि 3 सीट्स किसके पास होंगी? 3 ही गई, 2 सीट्स महिलाओं के लिए होगी एससी एसटी में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? महिलाओं का आरक्षण अन्य दोनों आरक्षणों से पूर्णतः पृथक नहीं होगा। इन वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों में महिलाओं को दिए गए आरक्षण के बाद जितने स्थान महिला आरक्षण नीति के तहत बाकी रह जाएंगे उन्हें किसी भी वर्ग की महिला प्रत्याशियों द्वारा जो है भरा जा सकता है, ठीक है। स्थानों का आवंटन कैसा होगा? चक्रानुक्रम में, ठीक है। अब देखिए अन्य पिछड़े वर्गों हेतु क्या है? आरक्षण राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर छोड़ा गया है, ठीक है।
यानी अन्य पिछड़ा ओबीसी के लिए। ओबीसी के क्या आरक्षण देना है ये कौन बताएगा? आपका राज्य विधानमंडल। ठीक है, अपने हिसाब से बताएगा। अनिवार्य उपबंध, इससे पहले हम बात कर लें यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा है महानगरीय योजना समिति। ठीक है, इसकी भी बात कर लेते हैं हम। अभी हमने गाइस कौन सी देखी थी आरक्षण से पहले? जिला योजना समिति। अब हम देखेंगे महानगरीय योजना समिति। तो आर्टिकल 243 में लिखा है महानगरीय, प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में क्या है, एक ये वाली समिति होगी, महानगर योजना समिति है। ठीक है, कार्य क्या है? संपूर्ण महानगर के लिए एक विकास योजना का मॉडल तैयार करना। कोई भी महानगर है उसके लिए विकास योजना का मॉडल तैयार करना। फिर से महानगर योजना समिति में क्या होगा, इसने कहा कम से कम 2/3 सदस्य नगर पालिका के सदस्य और नगर पालिका क्षेत्र में पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से क्या है निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, स्थानों का विभाजन उन क्षेत्रों की नगर पालिका पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। अब जगह जो राज्य विधानमंडल है, इस समिति की संरचना, सदस्यों का निर्वाचन की विधि कि कैसे होगी, केंद्र और राज्य का इन समितियों में प्रतिनिधित्व क्या, महानगरीय क्षेत्र के लिए योजनाएं, कार्य के संबंध में विधान बना सकती है, यानी कि कानून बना सकती है। ठीक है, कौन करेगी ये सारा काम? राज्य विधानमंडल करेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 74वें संविधान संशोधन के तहत अनिवार्य और विवेकाधीन उपबंध। ठीक है, अनिवार्य उपबंध क्या है? इस अधिनियम के तहत अनिवार्य क्या हो गया कि नगर पालिकाओं का गठन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसने कहा क्या होगा, अनिवार्य क्या है, 5 वर्ष की निश्चित कार्यकाल या विघटन होने के 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव हो जाना चाहिए। फिर इसने कहा कि चुनाव लड़ने की जो मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए। फिर इसने ये कहा कि जो एससी और एसटी है ना, इनके लिए नगर पालिकाओं में जनसंख्या के अनुसार क्या अनुपात में क्या मिलेगा, इन्हें आरक्षण मिलेगा। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण है। प्रत्येक 5वें वर्ष क्या है, वित्त आयोग का गठन होगा। वार्ड समितियों में नगर पालिका के स्थानीय निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित करने और उनकी अध्यक्षता सौंपने की शक्ति दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा, वही तो निर्वाचन कराएंगे। नगर पालिकाओं के लेखे रखना और उनकी सम परीक्षा करना, ये हम पढ़ चुके हैं। ऐसे जिला योजना समिति में कम से कम इसका 4/5 स्थान किन व्यक्तियों को दिया जाएगा? जो जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य होंगे। वही महानगर योजना समिति की बात करें तो उसमें कम से कम इसने कहा कि 2/3 स्थान ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा जो नगर पालिका और पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, अब देखिए ये अनिवार्य है। जो अनिवार्य उपबंध है वो ये है कि ये करना ही करना है। अब जो विवेकाधीन है कि मतलब इसे किया भी जा सकता है, नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसने लिखा है विधायकों, सांसदों, नगर पालिका प्रशासन का विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्ति, इन लोगों को नगर पालिकाओं की सदस्यता देने ना देने की शक्ति, मतलब इनको सदस्यता दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा रही तो कोई बात नहीं। इसने कहा 12वीं अनुसूची में जो विषय लिखे हैं उनमें से किन्हीं कार्यों को सौंपने या ना सौंपने की शक्ति भी है। मतलब ये भी विवेकाधीन उपबंध है कि आपको कार्य सौंपने हैं या नहीं सौंपने हैं। फिर नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति तय करना, ये विधानमंडल जो है ना, राज्य की विधान, इसके ऊपर ही शक्ति है कि किस तरह से होगा। हमने पिछड़े वर्गों का आरक्षण देना है नहीं देना है ये भी विधानमंडल बताएगी। महिलाओं को 1/3 आरक्षण है, उससे अधिक या तय करने की शक्ति। देखिए 1/3 तो देना ही है आपको, कम तो नहीं कर सकते, उससे अधिक कर सकते। नगर पालिकाओं के पद के लिए क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के आरक्षण की रीति तय करने की शक्ति, ये भी क्या कौन किसके पास है? विधानमंडल के पास। ये अपने हिसाब से करेगी जैसा उसको ठीक लगेगा। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के सुदृढ़ीकरण के लिए करारोपण की शक्ति देने और ना देने की शक्ति, मतलब ये टैक्सेशन लगाने की शक्ति दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, या कितनी देंगे ये इनके ऊपर है। वार्ड समिति का गठन संरचना तय करने की शक्ति भी दी है। वार्ड समितियों के अलावा अन्य समितियों के गठन और संरचना है तय करने की शक्ति। नगर पालिकाओं के लेखे, उनकी सम परीक्षा की रीति क्या होगी ये तय करने की शक्ति भी विधानमंडल के पास है, वो अपने हिसाब से करेगी। जिला योजना समिति या महानगर योजना समिति की संरचना क्या होगी, कार्य क्या होगा, अध्यक्ष के चयन की रीति क्या होगी, ये भी आपकी किसके पास है? आपका विधानमंडल के पास, अपने हिसाब से करेगी। अब देखिए नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद एक नजर में देख लेते हैं। चलिए जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे छोड़ देना, मतलब आप पढ़ लीजिए लेकिन इतना कोई पूछेगा नहीं। जैसे आपका इसमें लिखा है 243 में परिभाषा लिखी है किस नगर पालिका
से रिलेटेड, ठीक है। उसका गठन की बात करें तो थ में है, 243 थ। देखिए पूरा 243 में ही चल रहा है हिसाब किताब। तो आपको याद क्या रखना है, का खा गा घा, राइट। देखिए त में आप परिभाषा देंगे, था में आप नगर पालिका के गठन की बात करेंगे, उसकी संरचना की बात आप द में करेंगे, वार्ड समिति आदि का गठन संरचना की बात आप धा में करेंगे, ठीक है। स्थानों का आरक्षण है न में, नगर पालिकाओं की अवधि क्या होगी ये प में है, इंपॉर्टेंट है, पता पता होना चाहिए। सदस्यों के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी ये फ में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संरचना भी वार्ड समिति इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्थानों का आरक्षण भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ब में क्या है, नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार और क्या है, उत्तरदायित्व। भा में क्या लिखा है, नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ी सी हो जाती है कि कर अधिरोपित किया जा रहा है, उसकी निधियां क्या। वित्त आयोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, म में आ जाएगा। नगर पालिकाओं की लेखाओं का संपरीक्षा हो गई, नगर ये आपका य में है। फिर नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की बात करें, य का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर य ख में क्या है, देखिए आप सब या क ख ग घ आ रहा है। य ख में क्या है आपका, संघ राज्य क्षेत्र को लागू होना। फिर य ग में क्या है, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना। य घ में क्या है, जिला योजना के लिए समिति, ठीक है, ये देख लीजिएगा। महानगर योजना के लिए समिति आपका य ड में है। फिर है विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, यह है या छ में। या छ में क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप का वर्णन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा या छ में, ठीक है, कि न्यायपालिका जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब गाइस देखिए यहाँ लिखा है, अभी देखते हैं अभी हमें कितना करना है। हाँ थोड़ा सा बचा है, कर लेते हैं फटाफट। तो गाइस यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जो स्थानीय स्वशासन है ना, इसका महत्व क्या है, मतलब क्यों जरूरी है। देखिए ग्राम पंचायतों के महत्व को उन प्रमुख 3 तरीकों के रूप में पहचाना जा सकता है, पंचायती राज व्यवस्था को आधार प्रदान करते हैं। देखिए क्या है, स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में, ठीक है। दूसरा है विशेष उद्देश्य कार्यों के निष्पादन हेतु सरकारी तंत्र के रूप में। फिर ग्राम स्तर पर प्रजातंत्र की प्रयोगशाला के रूप में, और जो राजनीतिक अधिकारों की दृष्टि से नागरिकों को सजग और सशक्त बनाती है। फिर है स्थानीय शासन से प्रशासनिक कार्यों को जनोन्मुखी बनाने में मदद मिलती है। साथ ही इन इससे क्या है, ग्रामीण उत्तरदायित्व की भावना जागृत करना भी आसान हो जाता है। देखिए एक तो लोग जुड़ जाते हैं, निचले स्तर तक आप देखेंगे लोग जाते हैं, और जो ग्रामीण उत्तरदायित्व है उसकी भावना भी जगती है। और इसमें लिखा है कि स्थानीय शासन व्यवस्था भारतीय समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन लाने में अहम योगदान देती है। किस चीज में गई, सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ रहा है, इससे आर्थिक संरचना में भी परिवर्तन आएगा स्थानीय स्वशासन से। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्थानीय स्तर पर लागू करने, अपेक्षित परिणाम की प्राप्ति में स्थानीय शासन का महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्र स्तर पर कोई योजना बना दी है, नीचे तक अगर कार्यान्वित उसको मतलब पूरी तरह से लागू करना है तो आपको स्थानीय स्वशासन की जरूरत पड़ेगी। उल्लेखनीय कि विभिन्न स्थानों की परिस्थितियों और समस्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। बिल्कुल, अगर ए बी सी डी 4 स्थान है तो हर एक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग होंगी, ठीक है, परिस्थितियां क्या होंगी, अलग अलग। इन विभिन्न समस्याओं को स्थानीय स्तर पर केंद्रीय स्तर की अपेक्षा अधिक जो है संवेदनशील तरीके से न सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, बल्कि उसका क्या है, निराकरण किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर यहाँ की प्रॉब्लम्स देख के उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, स्थानीय स्तर पर यहाँ की। आप सोचो केंद्र स्तर से मैं सारे काम कर लूँ तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब स्थानीय शासन पंचायती राज व्यवस्था के तहत क्या है, महिला नेतृत्व उभर कर क्या है, सामने आ रहा है, ठीक है। जैसे देश में नई राजनीतिक संस्कृति का विकास हो रहा है, यानी कि महिलाओं की भागीदारी यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो ये अच्छी बात है। अब यहाँ लिखा है इसके अतिरिक्त क्या है, इन व्यवस्थाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति यानी कि SC ST पिछड़े वर्ग, इसमें क्या है, चेतना का संचार हो रहा है। अब ये भी इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे से, मतलब इनका भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, इनका विकास हो रहा है, जो भी आप कह सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त मनरेगा के लागू होने से पंचायती राज व्यवस्था और अधिक मजबूती से उभरी है, ठीक है। अब पंचायतें जो है सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने से लेकर सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, सामुदायिक स्वास्थ्य आदि में अग्रणी उपलब्धियां दर्ज करा रही है, यानी कि इन सब चीजों के लिए भी ये काम कर रही है। अच्छा, तो इस व्यवस्था के कारण भारतीय लोकतंत्र में 2 मौलिक और क्या है, सार्थक परिवर्तन भी देखे गए हैं।
जिसमें क्या लोकतांत्रिक आधार को मजबूती प्रदान करना, भारतीय संघवाद में जिला और निचले स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित स्थानीय सरकारों द्वारा बहुस्तरीय संघ की संकल्पना प्रमुख है। यानी शक्ति जो है नीचे तक पहुंच चुकी है, ये नहीं केंद्र स्तर तक है, नहीं नीचे तक पहुंच चुकी है। बेहतरीन तरीके से लोकतंत्र उभर कर आ रहा है। अगले हालांकि उपरोक्त प्रमुख उपलब्धियों के बावजूद अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ चुनौतियां देखी गई हैं। स्थानीय शासन में क्या है, मतलब इसमें चुनौतियां क्या है देखिए। गंभीर सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं जैसे कि सामाजिक असमानता देखी जाती है अभी भी, जाति व्यवस्था है, पितृसत्ता है, सामंती व्यवस्था, निरक्षरता, असमान विकास आदि के साथ साथ क्या है, स्थानीय शासन की व्यवस्था को लागू करना क्या है आपका सर्व प्रमुख चुनौती है। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ अगर आप कहें कि स्थानीय स्वशासन को जो की व्यवस्था है इसको लागू करना, तो ये प्रॉब्लम एक चुनौती हो सकती है या है। इसके अतिरिक्त इसने कहा त्रिस्तरीय स्थानीय शासन की प्रणाली के अंतर्गत जिला, जनपद, ग्राम पंचायतों के अ, अ, अंतर संबंधों को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया अभी तक, और जिसके जिससे क्या है इसके सीमा क्षेत्र को लेकर भी अभी भी क्या है मतभेद बना हुआ है। दूसरी तरफ संसाधनों और वित्त की उपलब्धता के बावजूद क्या है तकनीकी दक्षता, प्रशिक्षण के अभाव में क्या है स्थानीय शासन की मूल भावनाओं को आघात पहुंचती है। मतलब अभी भी लोग जो है तकनीकी तौर पे दक्ष नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, इसलिए संसाधन है आपके पास, वित्त भी है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ जा रही है, तो आप पूरी तरह से बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। इसी तरह संविधान द्वारा 11वीं अनुसूची के तहत 29 कार्यों के स्वरूप का निर्धारण राज्य सरकार ही करती है और उन्हें अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर इन कार्यों पर अनेक प्रतिबंध आरोपित कर देती है। मतलब इतने का विषय तो हमारे पास इतने सारे हैं देने के लिए, लेकिन दे रही है या नहीं दे रही है, ये तो आपका राज्य सरकार के ऊपर है। पंचायत चुनावों में प्रमुख राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप भी एक है अहम क्या चुनौती है। यानी कि जो राजनीतिक दल है ना पंचायत चुनाव में वो आके इन्वॉल्व हो जाते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है, ये भी एक चुनौती है। स्थानीय शासन के तहत आरक्षण के प्रावधान का लाभ अपेक्षित वर्ग तक ना पहुंचने से भी इस व्यवस्था के मूल उद्देश्य की पूर्ति जटिल हो जाती है, नहीं हो पा रही है। स्थानीय शासन ने एक तंत्र के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार हो गया, संकीर्णता हो गई, मनमुटाव की भावना को भी प्रबल किया है, जिसके सौहार्दपूर्ण ताने बाने का विगत वर्षों में नकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। ठीक है, ऐसे का भारत में क्या है 6 लाख से अधिक गांव हैं। कितने हैं गाइस? 6 लाख से अधिक। ऐसी स्थिति में पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय शासन राष्ट्रीय व्यवस्था की रीढ़ और क्या है आधारशिला मानी जा सकती है। यानी स्थानीय स्वशासन को इसने कहा है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए। ठीक है, फिर 73वें संविधान संशोधन से क्या है स्थानीय शासन व्यवस्था के संगठनात्मक ढांचे में सुधार लाने के प्रयास तो किए गए हैं, किंतु ये इतने पर्याप्त नहीं हुए हैं। मतलब ये करा तो है हमने काम, लेकिन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाया। अतः आवश्यकता है कि अन्य सार्थक उपायों को शीघ्र ही लागू किया जाए और महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं कि क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए स्थानीय स्वशासन को बेहतर बनाने के लिए। जैसे पंचायतों को वित्तीय रूप में सुदृढ़ बनाने हेतु उन्हें आय के पर्याप्त और स्वतंत्र स्रोत का वितरण करना होगा। मतलब इसने कहा कि भैया अगर आपको पंचायतों को पंचायत अच्छी तरह से काम करे, भैया उनको पैसा दो। पैसे यानी कि आपको वित्तीय रूप से उनको सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसने कहा प्रशासन ऐसे विशेषज्ञों को योजनाओं के निर्माण क्रियान्वयन की स्वतंत्रता देना ताकि वे अपने अनुभवों का कार्य कुशल उपयोग कर सके। यानी कि सपोज एक प्रशासक है एक गांव में, वो देखेगा वहां पे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और बताएगा प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो भैया इसको इतनी स्वतंत्रता तो दो कि वो उस तरह से काम कर सके वहां पे। ठीक है, अगर पंचायत चुनाव में मतदान को अनिवार्य करना, मतलब अभी भी देना है तो दो, नहीं देना है कोई बात नहीं, दे रहे नहीं दे रहे वोट। मतदान न करने वाले मतदाताओं को इस दिशा में क्या है प्रोत्साहित करना और एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मतलब भैया जो वोट नहीं दे रहा है उनसे भी ये कहना कि भैया वोट दो। पंचायतों के निर्वाचन प्रतिनिधियों को व्यावसायिक और क्या व्यवहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। यानी ऐसा ही नहीं है कि कोई भी जाए खड़ा हो जाए हम उसे जाके वोट दे, नहीं, उसको कहीं कहीं ना कहीं वो भी उसको भी क्या है व्यवसायिक या व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाए पहले। जिला स्तर मतलब पहले या चुन के आ जाए तब, फिर जिला स्तर के योजनाकारों
द्वारा ग्राम जीवन से संबंधित तथ्य जुटाना एवं प्रशासन द्वारा उनका सहयोग करना। ग्राम सभा को मनरेगा, आपदा प्रबंधन, जल संचरण आदि कल्याणकारी योजनाओं हेतु सामाजिक अंकेक्षण की पर्याप्त शक्ति प्रदान करना। पंचायतों के संगठनिक स्तर की कार्यकुशलता हेतु तकनीकी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। ठीक है, तकनीकी और प्रौद्योगिकी को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात हो रही है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण स्तरीय अधिकार संपन्न वर्ग के निर्माण हेतु प्रमुख 4 तत्वों जैसे पारदर्शिता है, सहभागिता है, समावेशन है, स्वामित्व, इसकी भावना का संचार करना होगा। ठीक है, तो गाइस अब हम बात यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन आंसर की। कितने क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। ओके, बहुत है, बहुत नहीं है, ठीक क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा है पंचायती व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। देखिए पहला इसमें लिखा है विकास में जनभागीदारी, यानी कि लोग, अगर आपके गांव का विकास हो रहा है तो भैया आपकी भागीदारी होनी चाहिए वहां पे। दूसरे राजनीतिक जवाबदेही जैसा कुछ नहीं है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, वित्तीय संग्रह है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहला और तीसरा हो जाएगा। सरकार ने वर्ष 1996 में पंचायती अनुसूचित क्षेत्र विस्तार यानी कि पैसा अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन इसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है। तो इसमें लिखा है जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र में सृजित करना, ये नहीं है, सी नहीं है। ठीक है, अब इसमें कहा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से क्या प्रावधान करता है। ओके, चलिए क्या प्रावधान करता है। तो इसमें लिखा है एक तो है जिला आयोजना समिति का गठन, नहीं। ठीक है, दूसरे से राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव कराएगा, बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना, ये दोनों सही है। ठीक है, पहला गलत है, बाकी दो सही है। अब यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर जो है निर्वाचन कराना अनिवार्य होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 महीने के अंदर दोबारा से इलेक्शन हो जाने चाहिए। फिर मिलकर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 243D में किया गया है, पहली बात। ठीक है, ये सही है, मतलब ये सही है। ये आरक्षण जो है आर्टिकल 334 के विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, ये गलत है, पहला सही है। वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, ये प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो आंसर हमारा लॉर्ड रिपन के द्वारा, राइट। ऐसे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन की नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई। तो इस कौन सा है आपका आर्टिकल 40, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है आर्टिकल 40, इसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में लिखा है। अब यहाँ है आपका क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ लिखा है आपका बलवंत राय समिति, मैं तो फॉलोइंग है यहाँ पे। तो जब बलवंत राय समिति की अगर बात करें तो पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की मांग करता है। इधर अशोक मेहता समिति की अगर बात की जाए तो ये पंचायतों के द्विस्तरीय ढांचे की मांग कर रहा है। फिर है LM सिंघवी समिति की बात करते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई इसमें। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ लिखा है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमें। तो देखिए इसमें लिखा है, इसमें क्या है, पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही बात है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, नहीं गाइस, ये 73rd में नहीं है। ठीक है, 74th की बात है। यहाँ 73rd में अगर हम बात करें तो पंचायतों को, ठीक है, तो पंचायत के लिए था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केंद्र सरकार द्वारा तो केंद्र सरकार द्वारा 22 विशेषज्ञों की टीम जिसका नेतृत्व दिलीप सिंह भूरिया को सौंपा गया का कार्य अनुसूचित क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन करना था, सही बात है। 1996 में पैसा अधिनियम की पृष्ठभूमि दिलीप सिंह के नेतृत्व वाली भूरिया समिति ने तैयार की थी, ये भी सही बात है, दोनों ही सही है। अच्छा, भारत में महानगरीय आयोजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो ये गठन है समिति, ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, दो ही ऑप्शन है 11 में। तो इसने कहा कि इसका गठन संवैधानिक है, बिल्कुल सही बात है। ये समिति महानगरीय क्षेत्र के लिए क्या है, विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है, दोनों बात सही है, अभी हम पढ़ के भी आए थे।
क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। इसमें लिखा भाग 9 क नगर पालिकाओं के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन के संदर्भ में जो है वर्णित है। अभी हमने पढ़ा भी था। तो वैसे यहाँ पे है वित्त आयोग के लिए अगर इसका कौन सा आर्टिकल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका 243 वाई में। निम्नलिखित कथनों में से स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित कथन की अगर हम बात करें, इसने लिखा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो वही पहला वाला तो इसने कहा जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की को उनकी जनसंख्या के अनुपात में। तो गाइस इसमें लिखा है स्थानों हेतु आरक्षण में चक्रानुक्रम का पालन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसमें हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो गाइस ये वाली बात सही है, ये वाली सही है, यानी इसमें से असत्य कोई नहीं, दोनों ही सही है। ठीक है, पहला वाला असत्य है नहीं, दूसरा वाला असत्य है नहीं। वही गाइस मुझे लग रहा था कि दोनों बातें सही हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा डी। आपको बताना है असत्य है, इसमें कुछ असत्य है नहीं, ना तो पहला असत्य है ना तो दूसरा असत्य है। निम्नलिखित कथनों में से स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में महिलाओं के आरक्षण के संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, इसने कहा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं हेतु 1/3 पद आरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, तो सही बात है, 1/3 ही रखा जाता है। 1/3 से अधिक स्थानों के आरक्षण के लिए राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई है। तो गाइस ये भी सही है, अगर इससे ज्यादा का आरक्षण देना है तो राज्य विधानमंडल इसके लिए विधि बना सकता है, दोनों सही है। अब देखिए स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्यवस्था यह है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासनिक ओके। तो गाइस इसमें सिंपल आंसर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि जो लोकतंत्र है वो आपका नीचे तक पहुंच जाए, यानी कि केंद्र स्तर पर रहे, राज्य जिला स्तर और मतलब गांव तक पहुंच जाए। अच्छा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किन किन कार्यों को अनिवार्य बनाया गया है। ग्राम सभा का गठन। ठीक है, तो कौन कौन से कार्य अनिवार्य है ये हमें बताना है। तो ग्राम सभा का गठन होना चाहिए, बिल्कुल सही। पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव हो, बिल्कुल सही है। महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण भी सही है। 5 वर्ष में जो है आपको फिर से 5 वर्ष के लिए ये पंचायतें होंगी, मतलब इनका कार्यकाल होगा। लेकिन अगर विघटन होता है तो 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव करवाए जाएंगे। अब लिखा मतलब सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन जो है पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है। ठीक है, तो आंसर है गाइस आपका राज्य का विधानमंडल। ये सारे मतलब जो भी काम कर सकता है यही कर सकता है। संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान जो है आरक्षित किया गया है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए आंसर है आपका 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, 30 क्या है, 33% है। ग्राम सभा का अभिप्राय है क्या है भाई। तो इसमें लिखा है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, जितने भी वहां की जो निर्वाचक नामावली है उसमें जो पंजीकृत लोग हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, ग्राम सभा में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। अब भैया वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल, मतलब उस संबंधित राज्य है उसका राज्यपाल यानी कि गवर्नर करता है। पंचायती राज समिति सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज इसमें है संघ सूची में, राज्य समवर्ती अवशिष्ट सूची में है, किसमें है। तो वैसे ये है हमारा राज्य सूची का विषय है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है guys। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान यानी कि सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना। इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 243 डी में किया गया है, एक बात। ठीक है, सही बात है। और दूसरे है इसका आरक्षण आर्टिकल 334, ये वाला गलत है। ठीक है, ये सेम हो रहा है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन गाइस। ये क्वेश्चन ऊपर भी एक जगह पढ़ के आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है। ओके, तो इसमें लिखा है कि लघु जलाशयों की योजना बनाना सही बात है। समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना सही है। जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना ये भी सही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य ये भी सही, सारे ही सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी सभी सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी किसे कहा गया है। ठीक है, तो इनका नाम है बी आर मेहता, बलवंत राय मेहता। ठीक है, इसमें खंड और जिला पंचायतों की समिति में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो आंसर है आपका राज्यपाल यानी कि गवर्नर, हमारे
संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? कौन सा भाग जोड़ दिया गया था बाद में गाइस? भाग 9। ठीक है। अब लिखा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो निर्धारित आयु है वो 25 साल होनी चाहिए, नहीं 21। पंचायतों के समय क्या है, पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट शक्तियों के लिए ही जारी की जाएगी, अवशिष्ट समय के लिए, बचे हुए समय के लिए ही जारी की जाएगी। सही बात है। अगर 6 महीने से ज्यादा का समय है तो बचे हुए समय के लिए ही होगी। 6 महीने से कम का है तो नई पंचायत का गठन हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो कितनी हो सकती है दोस्तों? 21। ऐसे में भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? जब पहली बैठक होती है उससे, ठीक है, कब से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं? तो पहला अधिवेशन या पहली बैठक होती है उससे अगले 5 साल तक। ठीक है। अब इसे कहा भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। ठीक है। तो केवल क्या? समन्वय या पर्यवेक्षी प्राधिकारी। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें लिखा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा में आयोजना बनाने, संपादन करने, क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? मतलब ये सारे काम कौन कर रहा है? तो आंसर हमारा क्या है? ग्राम पंचायत करी। निम्नलिखित में से कौन जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है? तो दोस्तों इसके अपने सदस्यों में से निर्वाचित कोई भी। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के हास्य के लिए अशोक मेहता समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कारण बताए गए हैं? कौन से कारण बताए गए हैं? ठीक है। तो देखिए पहले से कहा कि अधिकारी तंत्र की भूमिका बिल्कुल सही है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव बिल्कुल है। फिर इसमें लिखा है आपका संप्रत्यायात्मक स्पष्टता का अभाव है, लिंग समता का अभाव, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। पहला दूसरा तीसरा का है। भारत में शहरी स्थानीय निकायों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? शहरी स्थानीय निकायों की बात कर रहा है अभी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 3 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद की परिकल्पना करता है। तो गाइस हमें बताना है कौन सा सत्य है। इसमें लिखा है नगर निगम उन नगरों में है जिसकी जनसंख्या 10 लाख उससे अधिक है और स्थापित की गई है वहां पे। बॉम्बे और कलकत्ता निगम में पहले पहले नगर निगम थी जिसकी स्थापना अंग्रेजों के समय हुई थी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर है बी, मतलब इसका आंसर केवल 2 यानी बी। ऐसे भारत में स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए 4 पॉइंट्स हैं। तो इस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्थानीय शासन के संदर्भ में। इन्होंने भारत के संविधान के आर्टिकल 40 में राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों को गठित करने का और इन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने का उपबंध है जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही। 73वें 74वें संविधान संशोधन ने संविधान में भाग 9 ए को निविष्ट किया है। बिल्कुल सही बात है। जोड़े गए दोनों भाग। भारत के संविधान के भाग 9 ए के उपबंध लगभग जो है समांतर और अनुरूप है। बिल्कुल सही बात है। इसी का 73वां संविधान संशोधन जनसंख्या के आकार का ध्यान किए बिना सभी राज्यों पर लागू है, तो ये गलत है। ठीक है गाइस, पहला दूसरा तीसरा सही है, बाकी चौथा नहीं। बाद में पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है हमें। ठीक है। तो देखिए कौन सा कथन सही है। इसमें होगा पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा पंचायतों की सीटों को भरा जाता है। सही बात। दूसरी ग्राम सभा उन व्यक्तियों का निकाय है जो पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी ग्राम के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है। सही बात है। पंचायतें संवैधानिक स्वायत्ता के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, तो गलत है ये। फिर इसने लिखा है कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को वे शक्ति या प्राधिकार दे सकते हैं जिससे वे कार्य करने में सक्षम हो सके। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो देखिए इसने कहा है इसमें सभी राज्यों के लिए यह
अधिदेशात्मक हो जाता है कि वे शासन के 3 स्तरीय प्रणाली को स्थापित करें, गलत। प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होने चाहिए, बिल्कुल सही है। सभी पंचायतों में सभी स्तर पर कुल सीटों की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षित होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पंचायती राज 1 तो क्या है, त्रिस्तरीय प्रणाली है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, कौन सा सही है ये बताना है। तो इसने लिखा है पंचायती राज 4 स्तरीय प्रशासन व्यवस्था है, नहीं 3 स्तरीय। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति प्रशासन का प्रथम स्तर है, ये हो गई गलत बात, दोनों गलत है। अलिका निम्नलिखित में से कौन सी संविधान मतलब संविधान यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की आधारभूत विशेषताएं हैं, यानी पंचायतों में देखा जाए तो देखिए विशेषताओं बताओ। इसने कहा ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का उपबल है, सही बात। अनुसूचित जाति जनजातियों की और महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षण है, बिल्कुल सही बात है। राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन होता है, बिल्कुल सही बात है। संविधान में 11वीं अनुसूची का पुनः स्थापना हुई, ये भी बिल्कुल सही बात है, चारों सही है। आओ आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर 41 भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों को लागू नहीं होती है। अच्छा, तो किन राज्यों में ये लागू नहीं है, ठीक है। देखिए नागालैंड हो गया आपका, मेघालय हो गया आपका, मिजोरम हो गया, यहाँ नहीं है, ठीक है, इन तीनों में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यागत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अच्छा, कौन सा नहीं है बताना है। देखिए गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन ये है, सड़कें हैं, पुस्तकालय है, उच्च शिक्षा, ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बस यहाँ पे इसकी उत्तरमाला है, ये आप देख सकते हैं। एक बात इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा क्वेश्चन आपको देखना हो रीचेक करना कर सकते हैं। फिर इसमें हम मुख्य परीक्षा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, आप इसकी भी एक बार वो ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि इस जो चैप्टर है ना इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं मुख्य परीक्षा में, राइट। ठीक है, तो ये आपने एक बार देख लीजिए, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो इसमें लिखा है आयोग परिषद अधिकरण की बात करी गई, संवैधानिक निकाय, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसकी हम बात कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। फिलहाल अभी जो हमने पढ़ा है स्थानीय स्वशासन, तो वैसे वो इतना सही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर करिएगा दोस्तों अपने दोस्तों में, ठीक है। जो भी बुक पढ़ना चाहते हैं या घटना चक्र अगर करना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के चैप्टर के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।